हेलो चैटर्स। सो तो इस वीडियो में हम देख लेंगे इनकोटर्म्स 2020। तो पहली बात, इनकोटर्म्स होते क्या हैं? तो याद करने के लिए तो ऐसे हो सकता है कि इनकम टर्म्स, इनकम की टर्मिनोलॉजी, बट एक्चुअल टर्म है इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। मतलब क्या होता है? मतलब ये वो है टर्म्स, जब भी कोई सेल या परचेज होता है तो कोई क्लैरिटी नहीं रहती है कि सेल जब हुआ है तो ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो किस पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट करेगा। अब रेवेन्यू रिकॉग्निशन भी एक पॉइंट है। मतलब अगर मैंने कुछ अब बेच दिया है, यहाँ से मुझे अगर बैंगलोर से वो गुड्स जा रहे गुजरात, तो मैं कब रिकॉर्ड करूँगा? क्योंकि बैंगलोर मेरे वेयर हाउस से आज ट्रक में निकलेगा, बॉर्डर क्रॉस करके 2 दिन बाद पहुँचेगा, तो मैं कब रिकॉर्ड करूँ? मेरे वेयर हाउस निकलते ही रिकॉर्ड कर दूँ, या फिर ट्रक के अंदर लोड होते ही रिकॉर्ड कर दूँ, या फिर कर्नाटका स्टेट बॉर्डर क्रॉस होते ही कर दूँ, या फिर गुजरात इंटर करते ही कर दूँ, या फिर गुजरात में उसका कोई लोकल वेंडर होगा, मतलब लोकल ट्रांसपोर्टर सॉरी, तो उसको हैंड ओवर होते ही कर दूँ। तो ये सब कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए इनको टर्म्स बनाए गए थे। और सिर्फ ये कन्फ्यूजन नहीं कि कब रिकॉर्ड होना है, ये भी कन्फ्यूजन कि पे कौन करेगा। मतलब जब ऑनलाइन हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा लग जाते हैं ना, तो बुरा तो लगता है। तो हमेशा बायर रेडी नहीं रहता पे करने के लिए, और हमेशा सेलर भी पे क्यों करेगा, खुद का एक्स्ट्रा कॉस्ट को रिकवरी करेगा। तो ये क्लैरिटी और ये कन्फ्यूजन, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर करने के लिए इनको टर्म्स बनाए गए थे 2020। ये 2020 इसलिए है कि पहले भी इनको टर्म्स थे। इनको टर्म्स 2000 होता था, फिर इनको टर्म्स 2010 है, और उनका सबसे लेटेस्ट वर्जन है इनको टर्म्स 2020। तो इनको टर्म्स का मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स बनाए किसके द्वारा? इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स। अब इनका पर्पस जैसे कि ऑलरेडी थोड़ा समझा ही दिया था कि रिस्क कॉस्ट, मतलब डिलीवरी का कॉस्ट कौन बेयर करेगा। मतलब ट्रांसपोर्टर, लॉरी का, बाइक का, जो भी ट्रांसपोर्ट का मोड है उसका कॉस्ट कौन बेयर करेगा। और रिस्क मतलब अगर ट्रक में गुड्स ख़राब हो गए तो किसकी जिम्मेदारी होगी। मतलब सेलर वापस लेगा कि ट्रांसपोर्ट में ख़राब हो गया, या फिर बायर को ही लेना पड़ेगा। तो ये भी क्लैरिफाई हो जाएंगे। और डिलीवरी के टर्म्स, मतलब किस मोड के थ्रू होगा, कितने टाइम में होगा, कहाँ तक डिलीवर होगा, ये सब। और ये पॉइंट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन तो अकाउंट्स के हिसाब से, अकाउंट्स में रेवेन्यू हम कब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? जब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गया। अब रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफ़र कब होगा, वो इनको टर्म्स स्पेसिफाई करते हैं। अब इनको टर्म्स इतना बोल ही दिया है तो ये मैंडेटरी है क्या? इंडिया में मैंडेटरी है या फिर इंटरनेशनली मैंडेटरी है? देखो, इंडिया में तो इन्वॉइस देना जीएसटी के हिसाब से, जीएसटी मैंडेटरी कहता है कि जीएसटी का सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट का सेक्शन 31 कहता है कि तुम्हें टैक्स इन्वॉइस मैंडेटरी देना पड़ेगा। बट टैक्स इन्वॉइस देते वक्त उसमें 6 चीज़ें बोला जाता है। उसमें इनको टर्म्स एक मैंडेटरी है नहीं, उसमें वही टाइम, टर्म्स, तुम्हारे डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसका एचएसएन कोड, रेट ऑफ टैक्स, वैल्यू, ये सब होता है। उसमें इनको टर्म मैंडेटरी नहीं है। अब इंटरनेशनल में मैंडेटरी है क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में? नहीं, इंटरनेशनल में भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट अगर किसी को ऑप्शनल ऐसा दिया गया है कि किसी को ये कन्फ्यूजन क्लियर करना है, या फिर ऐसे 3-4 लाइन लिखने से बजाय कि तुम यहाँ तक कर दो, मैं ये कॉस्ट बेयर करूँगा, तुम रिस्क ले लेना, मैं यहाँ से पिकअप कर लूँगा, ये सब लेंथी प्रोसेस हटाने के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म्स में टर्म्स दे दिए गए जो कि सबको समझने लायक हो, क्योंकि इंटरनेशनली एक चेंबर के द्वारा दिए गए तो सब लोग अंडरस्टैंड हो जाए। तो मैंडेटरी तो नहीं है बट ऑप्शनल है, बट एडवाइज्ड है कि यूज़ कर लो क्योंकि सब लोग के लिए कॉमन है। तो अभी टर्म्स पे जाते हैं। टोटल कितने? टोटल 11 टर्म्स है अपने। टोटली वी हैव 11 टर्म्स। अब 11 में से 4 ओनली सी वाले हैं और बाकी 7 मल्टी मॉडल है। तो 4 ओनली सी वाले हैं, बाकी 7 मल्टी मॉडल है। अब ये ओनली सी के लिए अलग क्यों और मल्टी मॉडल अलग क्यों? सी भी तो मल्टी मोड हो सकता है, मतलब लॉरी या ट्रक से तुम्हारा सी तक जाएगा, वहाँ पे शिप में लोड होगा, वहाँ वापस अनलोड होने के बाद लॉरी या ट्रक में लोड होगा, तो वो भी मल्टी मॉडल हो गया। फिर सी के लिए अलग से 4 क्यों? मल्टी मॉडल में क्या है? मल्टी मॉडल में तो तुम्हारा ट्रक के जिसके थ्रू भी जा रहा है, फिर फ्लाइट में जाएगा, या फिर ट्रेन में जाएगा, या फिर ट्रक से ही इंटर बॉर्डर क्रॉस होकर जा रहा है। फिर ये सी के लिए 4 अलग क्यों? देखो, सी में एक ऐसा प्रॉब्लम रेज होता है जो तुम्हारा फ्लाइट, ट्रेन, इन सब में रेज नहीं होता। ये प्रॉब्लम है तुम्हारा पोर्ट पे बहुत दिनों तक होल्ड पे स्टॉक रहना। मतलब फ्लाइट्स और ट्रेन्स की तरह शिप्स का मूवमेंट इतना कांस्टेंट, इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता। तो जब भी कोई स्टॉक सीज के थ्रू, शिपमेंट के थ्रू जाना होता है, तो उसको डॉकयार्ड तक पहुंचा देते हैं और डॉकयार्ड पे बहुत दिनों तक होल्ड पे पड़ा रहता है। जब शिप मूव होगा तब सब ऑनलोड होगा और सब तब मूव होगा। और शिप का जर्नी भी 3-4 महीनों का है और डेली शिप निकलता भी नहीं।
तो इसीलिए सी में थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, तो इसीलिए उनके लिए स्पेसिफिकली 4 दिए गए हैं जो सिर्फ सी मोड के लिए यूज़ होना है। अब थोड़े बहुत लोग गलती से अलग जगह पे यूज़ कर लेते हैं, बट मेनली इनका मकसद सिर्फ सी मोड के लिए यूज़ होना था। अब ये मल्टी मॉडल, ये तो किसी के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, और ये सातों को शिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये सिर्फ शिप के स्पेसिफिक, मतलब ये इन जनरल कुछ भी कर लो इनके साथ, ये लेकिन सिर्फ शिप। तो अभी समझने से पहले शॉर्ट कोड्स ले लेते हैं हम लोग, ईजी होगा। तो टॉपिक समझने से पहले एक शॉर्टकट की याद रख लेते हैं। सेलर होगा तो ग्रीन, बायर हुआ तो ब्लू, बायर बी ब्लू, सेलर ग्रीन। ओके, तो अभी पहले सी ओनली 4 समझते हैं। तो अभी इनके एक बार फुल फॉर्म्स पे देख लेते हैं, मीनिंग आगे समझा दूंगा, बट अभी के लिए फुल फॉर्म्स देख लेते हैं क्या होते हैं। एक FAS, FOB, CFR, CIF, ये चारों सी मोड के। FAS मतलब फ्री अलॉन्ग साइड शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट, CFR मतलब कॉस्ट एंड फ्रीट, CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्री। अब इनका जो मीनिंग का ये शॉर्टकट का फुल फॉर्म है वही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है थोड़े फॉर्म तक, बट स्टिल एग्जाम्पल के साथ बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। ये मल्टी मॉडल में EXW मतलब एक्स वर्क्स, FCA मतलब फ्री कैरियर, CPT कैरेज पेड टू, CIP कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू, DAP डिलीवर्ड एट प्लेस, DPU डिलीवरी एट प्लेस अनलोडेड, DDP डिलीवरी ड्यूटी पेड। तो अभी सी के चारों समझते हैं। तो सी में पहला आता है FAS मतलब फ्री अलॉन्ग साइड शिप, जैसे कि यहाँ था फ्री अलॉन्ग साइड शिप। तो जैसा वर्ड है फ्री अलॉन्ग साइड शिप, तो ये सेलर है, कॉस्ट और रिस्क, और ये प्रोसेस है पूरा। मतलब सेलर सेल करेगा, सेलर के वेयर हाउस से निकलेगा गुड, ट्रक या लॉरी में लोड होगा। फिर ये ICD मतलब इनलैंड कंटेनर डिपोस, जहाँ पे ये डिपो होता है जहाँ के थ्रू ये गुड्स स्टोर होकर वहाँ से क्लियर होकर कस्टम्स के लिए बाकी फर्दर प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लियरेंस वो सब होता है। और फिर लोडिंग, शिप के ऊपर ऑन बोर्ड होना या फ्लाइट में ऑन बोर्ड करवाना लोडिंग, क्योंकि हैवी गुड्स होते हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी में होता है, और ये शिप के थ्रू, क्योंकि हम सी ओनली देख रहे हैं अभी। फिर वहाँ का इंपोर्ट्स ड्यूटी कस्टम, जहाँ पे अनलोड हो जाएगा एक बार, फिर वहाँ ट्रक लॉरी, फिर वहाँ के बायर के वेयर हाउस तक पहुँचना, और ये बायर। तो एक हमारा कॉस्ट वाला कॉलम है, कॉस्ट वाला रो है, और एक हमारा रिस्क वाला रो है। तो FAS फ्री अलॉन्ग साइड शिप, मतलब इसका जो वर्ड का मीनिंग है उतना ही, फ्री अलॉन्ग साइड शिप। सेलर की जिम्मेदारी इतनी है कि शिप के पास तक ला के छोड़ देना, शिप के अलॉन्ग साइड। तो सेलर यहाँ कॉस्ट कब तक बेयर करेगा, खुद के वेयर हाउस से, खुद के वेयर हाउस में तो ऑब्वियस उसका ही कॉस्ट होगा, वहाँ से लोड करेगा ट्रक में, ट्रक का भी उसका ही कॉस्ट होगा। और ये इनलैंड कंटेनर डिपो, जहाँ पे कस्टम्स का डिपो है, जहाँ पे शिप होती है, तो शिप के पास तक लाके उसे छोड़ देना, शिप के ऊपर लोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ ब्लो हो गया, ये बायर की जिम्मेदारी हो गई, कॉस्ट और रिस्क दोनों। तो सेलर का कॉस्ट कहाँ तक है, जब तक शिप के साइड में लाके छोड़ नहीं देते, शिप के साइड में आके रख दो, बस काफ़ी हो गया। एक्सपोर्ट कस्टम्स क्लियर करने होंगे, एक्सपोर्ट क्लियरेंस, क्योंकि जो बायर कोई और कंट्री का है वो यहाँ के एक्सपोर्ट क्लियरेंस लेना उतना आसान नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंसेस, यहाँ पे बहुत सारे डीलिंग, वो सब बायर के लिए उतना ईजी नहीं होगा, तो सेलर को क्लियर करना पड़ेगा। तो सेलर का कॉस्ट कहाँ तक होगा, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करने तक, शिप के साइड में रख देने तक। रिस्क भी फिर वहीं तक होगा, जैसे ही शिप के साइड में रख दिया और क्लियरेंस हो गया एक्सपोर्ट का, फिर रिस्क खत्म, फिर गुड्स को कुछ भी हो गया बायर की जिम्मेदारी। फिर कुछ भी कॉस्ट एक्स्ट्रा लेना है, ऑन लोडिंग का कॉस्ट, शिप का कॉस्ट, और वहाँ पे इंपोर्ट क्लियरेंस, वहाँ पे ट्रक उसके वेयर हाउस तक पहुँचना, सब कॉस्ट बायर का, सब रिस्क भी बायर का। तो अभी फ्री अलॉन्ग साइड शिप में एक दिक्कत तो दिख ही रही है कि लोडिंग, बायर तो है नहीं इस कंट्री में, तो बायर किसी को अरेंज करवा के शिप के अंदर लोड करवाएगा, और शिप का भी खर्चा, शिप का भी रिस्क, कोई भरोसा नहीं। तो इसके लिए नेक्स्ट इनको टमाते हैं अपना फ्री ऑन बोर्ड, FOB, फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड में क्या होता है, जैसे वर्ड बोल रहा है फ्री ऑन बोर्ड, तो फ्री अलॉन्ग साइड में साइड तक लाके हम छोड़ दे रहे थे, फ्री ऑन बोर्ड में बोर्ड के ऊपर लेके जाके छोड़ देंगे, ऑन बोर्ड करवा देंगे बस। सेम सेलर के कॉस्ट कितना होगा, खुद के वेयर हाउस का तो कॉस्ट होगा ही, ट्रक में ऑनलोड करना, कस्टम क्लियरेंस करवाना एक्सपोर्ट का, और शिप के अंदर ऑन बोर्ड करवा देना, वहाँ तक का कॉस्ट सेलर बेयर करेगा, वहाँ से सारा कॉस्ट, मतलब शिप का जो वॉयज होगा उसका कॉस्ट, उसका इंपोर्ट्स का, वहाँ का ट्रक का, वहाँ वेयर हाउस पहुँचने तक का सब कॉस्ट बायर का, और रिस्क भी सिमिलर। और रिस्क भी सिमिलर, मतलब सेलर का रिस्क वहीं तक जहाँ तक वो ऑन बोर्ड करवा रहे हैं, मतलब लोडिंग में भी कुछ हो गया तो सेलर रिस्क बेयर करेगा, क्योंकि वहाँ तक का कॉस्ट ले रहा है और वहाँ तक एग्री किया कि मैं ऑन बोर्ड करवा दूँगा फ्री में। तो वो ऑन बोर्ड करवाने तक का सेलर का कॉस्ट और सेलर का रिस्क,
शिप के ऊपर पहुंचती बायर का रिस्क और कॉस्ट दोनों। तो अब ये फ्री अलॉन्ग साइड हो गया, फ्री ऑन बोर्ड हो गया। अब नेक्स्ट आता है अपना CFR। तो नेक्स्ट है हमारा CFR मतलब कॉस्ट एंड फ्लीट। जैसे कि कॉस्ट एंड फ्रेट में क्या होगा, कॉस्ट भी बेयर करेगा, फ्रेट मतलब ट्रैवलिंग का, कन्वेंस को फ्रेट भी बोलते हैं, वॉयज। तो इसमें कॉस्ट खुद के गुड्स का कॉस्ट तो है ही, फ्रेट का भी कॉस्ट मतलब ट्रक में लोड करना, एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाना, लोडिंग। यहाँ तक तो फ्री ऑन बोर्ड में भी हो रहा था लोडिंग, FAS में सिर्फ क्लियरेंस तक था और फ्री ऑन बोर्ड में लोडिंग तक हो रहा था। फ्रेट मतलब शिप का भी जो वॉयज का कॉस्ट होगा, शिप में जहाँ भी पहुँचेगा, मतलब यहाँ इंडिया में फॉर एग्जांपल मुंबई से अमेरिका या फिर कोई भी कंट्री भेज रहे हैं, तो वहाँ पे नियरेस्ट जो भी डॉक होगा वहाँ तक का शिप का कॉस्ट भी सेलर बेयर करेगा, फ्रेट वो भी सेलर बेयर करेगा। लेकिन रिस्क इसमें इंटरेस्टिंग है, कॉस्ट तो शिप का बेयर कर रहा है लेकिन शिप के ऊपर का रिस्क सेलर बेयर नहीं करेगा। शिप के अंदर जो रिस्क होगा, शिप में एक बार ऑन लोड हो गया तो सेलर का रिस्क खत्म। मतलब ये रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज कर सकता है ये, क्योंकि शिप में दिक्कत ये है, अभी ऑन लोड करवा दिए तो नेक्स्ट डे नहीं पहुँचेगा या तो नेक्स्ट वीक भी नहीं पहुँचेगा, महीनों लग सकते हैं। तो महीनों शिप में ऑन लोड करके गुड्स को क्या होगा पता नहीं, मैं रेवेन्यू रोक के बैठूंगा, वो परचेज रोक के बैठेगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो सेलर जब भी शिप में ऑन लोड करवा देता है गुड्स तो उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड खत्म, वो अपना रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, क्योंकि अभी रिस्क बायर का हो गया शिप के अंदर। बायर को खुद से चाहिए तो बायर खुद से इंश्योरेंस करवा सकता है। तो अभी CFR के बाद नेक्स्ट, अभी इंश्योरेंस की बात आ ही गई तो नेक्स्ट CIF मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो इसमें सेम फ्रेट हो रहा है, मतलब सिमिलर ऊपर CFR की तरह, कॉस्ट एंड फ्रेट की तरह, कॉस्ट तो वही तक होगा, फ्रेट का कॉस्ट भी बेयर करेगा। और रिस्क की बात पिछली बार की तरह लोडिंग तक का रिस्क और शिप का रिस्क सेलर बेयर नहीं करेगा, लेकिन इसमें सेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक इंश्योरेंस कवर करवा दे गुड्स का, क्योंकि बायर भी बेयर नहीं करेगा, सेलर भी नहीं, लेकिन इंश्योरेंस करवा देगा, इंश्योरेंस का कॉस्ट सेलर बेयर करेगा। अब इसमें टेक्निकल ऐसे लिखा हुआ है कि मिनिमम कवर तो अनफ है, मतलब गुड्स के लिए मिनिमम कवरेज हो तो अनफ है, एक्स्ट्रा कवरेज की दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं। अब एक्स्ट्रा कवर नेगोशिएट हो सकते हैं सेलर बायर के बीच में और मेंशन कर सकते हैं साइड में। तो कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट, C मोड के सिर्फ 4 थे क्या, FAS, फ्री अलॉन्ग साइड शिप, फ्री ऑन बोर्ड, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट। फ्री अलॉन्ग साइड शिप में शिप के साइड में लाके छोड़ दिए तो काफ़ी है, फ्री ऑन बोर्ड में शिप में ऑन बोर्ड करवाना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फ्रेट में ऑन बोर्ड भी करवाना पड़ेगा और शिप का कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा। रिस्क बेयर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम बहुत ज़्यादा है तो उतना वेट नहीं करने की ज़रूरत है। CIF में अब जब रिस्क बेयर नहीं कर रहे, बायर के लिए भी बहुत दिक्कत होगी, 3 महीने तक गुड्स तो डिस्पैच हो गए, अब उसको पता नहीं कि अच्छे तरीके से पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, वो परचेज रिकॉग्नाइज कर दे, गुड डैमेज पहुँच गए तो फिर इसीलिए इंश्योरेंस ले लेते हैं, सेलर की जिम्मेदारी है इंश्योरेंस लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हम मल्टी मॉडल की तरफ जाते हैं। मल्टी मॉडल, तो अभी मल्टी मॉडल मतलब C के अलावा सब, मतलब इसमें C भी इंक्लूडेड है, C के लिए भी यूज़ किया जा सकता है लेकिन बाकी सब के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं, वो चारों सिर्फ C के लिए थे। मल्टी मॉडल में ये प्रोसीजर मैंने एग्जांपल के लिए सिमिलर रखा है, बट इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही व्हीकल हो सकता है कि यहाँ से बेंगलुरु से ट्रक से निकला और दिल्ली पहुँच गया, वो भी हो सकता है, या फिर यहाँ से ट्रक डॉक पे गया, डॉक में शिप में लोड हुआ, कहीं और गया, वहाँ से फ्लाइट में लोड हुआ, कुछ भी हो सकता है, कितना लेंदी भी हो सकता है, इसलिए मल्टी मॉडल, क्योंकि मल्टीपल मोड्स यूज़ हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है EXW, सबसे सिंपल है, सेलर के लिए सबसे बेस्ट है, इसको बोलते हैं एक्स वर्क्स मतलब जैसे ही मेरा काम ख़त्म हो गया, मेरे फैक्ट्री में जितना वर्क था ख़त्म हो गया, मेरे वेयर हाउस में तो मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मेरे वेयर हाउस से निकलते ही, मेरे वेयर हाउस के डोर से बाहर निकलते ही जैसे ही ट्रक में लोड होगा, मेरा कॉस्ट भी ख़त्म, मेरा रिस्क भी ख़त्म, मतलब ट्रक का कॉस्ट भी बायर बेयर करेगा उसके वेयर हाउस तक, और जैसे ही मेरे वेयर हाउस से निकल गया मेरा रिस्क भी ख़त्म, पूरा बायर, मैं सिर्फ वेयर हाउस से निकलते ही रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ, सेल ख़त्म मेरी तरफ से। अब इसमें और एक भी है, इसमें पॉइंट ये है कि ट्रक तो आ गई मेरे यहाँ, ट्रक में लोड कौन करेगा, मतलब वेयर हाउस के अंदर ट्रक आ गए, ट्रक में गुड्स तो लोड करने पड़ेंगे ना, मोस्टली सेलर कर देते हैं क्योंकि सेलर का वेयर हाउस है तो सेलर के वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन वो नेगोशिएबल है। और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मतलब इंटरनेशनल के लिए उतना फेवरेबल नहीं है क्योंकि बायर पे बहुत ज़्यादा ही बर्डन हो जाता है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है।
और किसी और स्टेट का एक्सपोर्ट क्लियरेंस करवाना उतना ईजी नहीं होता जनरली। तो एक्स वर्क्स सेलर के लिए बेस्ट है क्योंकि सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएटली खत्म हो जाती है। तो नेक्स्ट इनकोटर्म FCA। FCA मतलब फ्री कैरियर। फ्री कैरियर ये सिमिलर है, FOB FOS वो सब करते थे ना, उससे थोड़ा सिमिलर है। मतलब इसमें नेगोशिएबल है ये भी पहली बात तो, क्योंकि कैरियर प्रोवाइड करने की बात हो रही है तो कैरियर पे चढ़ाने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म है। एक्सवर्क्स की तरह एक्सवर्क्स में जैसे कैरियर ट्रक में चढ़ाने के बाद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, सिमिलर है। सेलर डिलीवर्स टू कैरियर नॉमिनेटेड बाय बायर। अब बायर कौन सा कैरियर बोलता है वो भी डिपेंड करता है ना। बायर बोलता है कि मैं सिर्फ डॉकयार्ड पे जो शिप होगा वो मेरा कैरियर है, वहाँ तक तुम्हें पहुँचाना पड़ेगा, तो ट्रक भी सेलर को बेयर करना पड़ेगा। अगर बायर बोलता है कि डॉकयार्ड तक पहुँचाना पड़ेगा, या फिर बायर बोलता है कि तुम कर्नाटका से दिल्ली पहुँचा रहे हो गुड्स, तो दिल्ली बॉर्डर तक पहुँचा दो, वहाँ पे मेरा कैरियर है, तो वहाँ तक मुझे झेलना पड़ेगा। तो ये नेगोशिएबल है। FCA के बाद में टर्म लिखा आता है, जैसे बेंगलोर टू दिल्ली गुड्स पहुँच रहे हैं तो लिखा होगा कि FCA बीच का कोई भी स्टॉप दिल्ली, तो मुझे दिल्ली तक पहुँचाना पड़ेगा, वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर FCA में कुछ नहीं लिखा है, FCA में मेरा ही वेयर हाउस का नाम लिखा है, तो मुझे वेयर हाउस के बाहर देना है, बट स्टिल FCA में एक्सपोर्ट क्लियरेंस हमें करवाना होता है, क्योंकि जैसे एक्सवर्क्स में डिस्कस हुआ था बहुत मुश्किल होता है कोई और कंट्री के बायर को हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट क्लियरेंस क्लियर करवाना। नेक्स्ट इनको CPT मतलब कैरेज पे टू। ये भी सिमिलर है, कैरेज हम पे कर रहे हैं, जैसे फ्रेट पे करते थे CFR में, इसमें हम कैरेज पे कर रहे हैं। तो अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो एक्सपोर्ट क्लियरेंस भी हमें करवा देंगे, ट्रक वर्क हम भी लोड करवा देंगे, और शिप फ्लाइट देखो यहाँ पे ऊपर हमने लिखा है क्लियरली, रोड के थ्रू भी हो सकता है, फ्लाइट भी हो सकता है, और इवन शिप भी हो सकता है, क्योंकि ये मल्टी मॉडल सबके लिए। तो ये भी फ्रेट हम पे कर देंगे क्योंकि कैरेज पे कर रहे हैं, कैरेज मतलब कन्वेंस ट्रैवल का। बट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पे हम कर रहे हैं लेकिन रिस्क हम नहीं लेंगे। रिस्क हम सिर्फ जैसे ही फर्स्ट कैरेज में लोड कर देते हैं, मतलब जैसे ही हमारे वेयर हाउस से ट्रक में लोड हुआ, ख़त्म, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अब वो कहीं तक भी हो सकता है, मतलब कैरेज पे टू बोल सकते हैं कि इसके वेयर हाउस तक कैरेज पे कर दे, ठीक है हम ही पे कर दे चलेगा, फिर भी रिस्क इसमें फर्स्ट कैरियर मतलब जो भी फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में ऑन लोड होगा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अब ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है क्योंकि फ्रेट जो भी ट्रैवलर है मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टर वो हम डिसाइड कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, मतलब बायर तो जानता भी नहीं होगा, फिर भी हम बोल रहे हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म। अब है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट होगा CIP। ये वही CFR की तरह, इसमें जैसे था CIF वैसे CIP, कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू। तो इसमें भी सिमिलर, कैरेज हम पे कर रहे हैं ऑन लोड करने तक, और रिस्क भी हम बेयर कर रहे हैं ऑन लोड करने तक, बट ऑन लोड करने के बाद हम फ्रेट पे नहीं कर रहे, शिप फ्लाइट ये जो भी हो गया बायर पे करेगा। अब ये बायर पे करेगा लेकिन इंश्योरेंस बायर नहीं ले रहा, रिस्क भी बायर के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर शिप में हो गया, ये भी शिप में होगा नहीं मोस्टली, बट फिर भी फ्लाइट रेल में भी रिस्क तो है, तो इसमें इंश्योरेंस हमें करवाना पड़ेगा। जैसे C मोड में एक मोड में ऑप्शन था कि सेलर को मैंडेटरी इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, यहाँ भी CIP मल्टी मॉडल में ये अगर नेगोशिएट हो गया तो सेलर को हमेशा इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, बट यहाँ भी सेम चीज़ कि सेलर मिनिमम कवर करवा सकता है, अब हायर कवर नेगोशिएट करके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन करना पड़ेगा। CIP मतलब कैरेज इंश्योरेंस पेड टू। अब नेक्स्ट DAP मतलब डिलीवर्ड एट प्लेस। तो इसमें भी DAP के साइड में जो वर्ड लगता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिलीवर्ड एट प्लेस हम बोल सकते हैं कि डिलीवर्ड एट प्लेस कहाँ, डिलीवर्ड एट प्लेस मैं बोल सकता हूँ डॉक तक, तो डॉक तक डिलीवर करके मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। डिलीवर्ड एट प्लेस मैं बोल सकता हूँ बायर के वेयर हाउस तक, तो वहाँ तक करना पड़ेगा। बट इंटरेस्टिंग ये है कि डिलीवर्ड एट प्लेस अगर मैं बायर के वेयर हाउस तक बोल भी दूँ तो भी मैं यहाँ तक का कॉस्ट बेयर करूँगा कि शिपमेंट तक का भी, सॉरी हाँ डिलीवर्ड एट प्लेस बोल भी दिए तो शिपमेंट का कॉस्ट भी मैं बेयर करूँगा, लेकिन इंपोर्ट क्लियरेंस मैं मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर रीज़न है, जब बायर यहाँ का एक्सपोर्ट क्लियरेंस नहीं कर सकता, उतना ईजी नहीं है, तो हमारे लिए भी यहाँ रहकर वहाँ का इंपोर्ट क्लियरेंस करना उतना ईजी नहीं है, तो इंपोर्ट क्लियरेंस बायर से करवा देते हैं, इंपोर्ट के साथ अनलोडिंग भी, क्योंकि वो भी सेम डॉक पे होता है, वो वहाँ तक इंपोर्ट क्लियरेंस तक करवा सकता है, अनलोड भी वो करवा लेगा। और डिलीवर्ड एट प्लेस वेयर हाउस बोला गया तो बीच का ट्रक फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो जहाँ तक भी हम कॉस्ट बेयर कर रहे हैं इसमें वहाँ तक हमारी रिस्क हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये डिलीवर्ड एट प्लेस वेयर हाउस बोला गया तो वेयर हाउस तक हमें बीच का ट्रक भी करवाना पड़ेगा। इसमें वह भी बोला जा सकता है डिलीवर्ड एट प्लेस यहीं तक,
मतलब सिर्फ वहाँ डॉक पे रीच होने तक, अनलोडिंग भी नहीं, इंपोर्ट भी नहीं। तो यहीं पे रुक जाएगा, ये वाला भी ब्लू हो जाएगा फिर बायर का, या फिर डिलीवर्ड एट प्लेस वेयर हाउस तक, तो ऐसे ही होगा। अब इसमें भी अनलोडिंग इंपोर्ट तो हो नहीं रहा, तो इसके लिए और एक इनकोडम है फिर, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडिंग। ऊपर वाला ही डिलीवर्ड एट DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस सिमिलर है, बस उसमें इंपोर्ट क्लियरेंस तो मुश्किल है, तो वो बायर इसमें भी करवा रहे हैं, बट इसमें अनलोडिंग भी हमसे ही करवा रहे हैं। और इसमें भी वेयर हाउस तक भी हम ही करवा सकते हैं अगर नेगोशिएट हो गया। अगर हमने डिस्कस कर लिया कि वेयर हाउस तक पहुंच जाएंगे तो ट्रक वर्क भी हमारा ही हो जाएगा। अगर नहीं किया है अगर बस बोला है कि डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, DPU मतलब डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, तो अनलोडिंग तो हमें करवाना ही पड़ेगा एट प्लेस करने के बाद। लेकिन डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड और वेयर हाउस का नाम ले लिया, तो वेयर हाउस तक पहुंचाने तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, DPU। सबसे लास्ट वाला, जैसे एक्स वर्क्स था, एक्स वर्क्स में सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीस्ट थी, मतलब वेयर हाउस से निकलते ही उसका काम खत्म। तो अभी ये सबसे एक्सट्रीम उल्टा, सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे हाईएस्ट इसमें, इसको बोलते हैं DDP, इसको बोलते हैं DDP, डिलीवर्ड एट प्लेस ड्यूटी पेड। डिलीवर्ड एट प्लेस नहीं, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, जैसे कि यहाँ लिखा है डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। तो डिलीवर्ड ड्यूटी पेड इसमें होता क्या है, जैसे डिलीवर्ड एट प्लेस में हम बस डिलीवर कर रहे थे, उसमें ना इंपोर्ट बेयर कर रहे थे ना अनलोडिंग बेयर कर रहे थे। डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडिंग में हम अनलोडिंग बेयर कर रहे थे, उसमें भी इंपोर्ट नहीं बेयर कर रहे थे। अब इसमें पूरा हम ही करेंगे। तो DDP में ऐसे लिखा होगा कि DDP बायर का वेयर हाउस, मतलब बायर का वेयर हाउस नहीं लिखा होगा बिल में लिखा होगा बायर का वेयर हाउस का नाम, मतलब मुंबई में ऐसे कि जहाँ भी लोकेशन है, तो ऐसे लिखा हुआ। ये डबल भी तो नहीं होता, जहाँ लिखा होगा तो बायर के वेयर हाउस पहुँचने तक सारा कॉस्ट हमें बेयर करना है, सारा रिस्क भी हमें बेयर करना है। एक्स वर्क्स का एकदम अपोजिट, एक्स वर्क्स में जैसे हमारे वेयर हाउस से निकलता है पूरा ख़त्म था, ना कॉस्ट ना रिस्क। यहाँ पे लेकिन सेलर का जैसे ही उसके वेयर हाउस से निकलता है, उसके वेयर हाउस बायर के वेयर हाउस तक पहुँचने तक सारा कॉस्ट और सारा रिस्क सेलर को ही बेयर करना पड़ता है। तो ये हो गए मल्टी मॉडल सारे, हम एक ग्लांस में देखते हैं।